Today topic is CSS image sprites. सबसे first of all, I assume you don't know the meaning of sprites. ठीक है? Let's have a meaning. What is the meaning of sprites? An elfie, fairy, a computer graphic which may be moved on a screen, otherwise manipulated into single entity. Okay, ये graphics वाला जो काम होता है ना, जो move कर सकता है, चाहे वही स्क्रीन पे ही रहता है, उसे कहते हैं sprites. Sprites का ही थोड़ा सा updated version है sprite. Now, image sprite is a collection of image put into a single image. ठीक है? जब हम किसी बहुत सारे इमेज को किसी कलेक्शन में रखते हैं और किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए रखते हैं तो उसको कहते हैं इमेज स्प्राइट्स. वेब पेज में इसमें स्प्राइट्स क्या होता है? सी, a web page with many images can have a long time to load and generate multiple server requests. ठीक है? एक क्यों ये लॉन्ग टाइम लेगा? क्योंकि मान लीजिए 2-3 इमेज है तो 3 बार रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ना कि भाई ये इमेज दे दो, ये इमेज दे दो, ये इमेज दे दो. लेकिन जब आप इमेज स्प्राइट का यूज करते हैं तो नंबर ऑफ सर्वर रिक्वेस्ट और बैंडविड्थ भी सेव करते हैं. कैसे करते हैं थोड़ा समझिए. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 इमेज है, एक घर है, एक राइट का डायरेक्शन का है, एक लेफ्ट डायरेक्शन. इंस्टेड ऑफ यूजिंग 3 सेपरेट इमेजेस वी यूज सिंगल इमेज. और ये 3 इमेज को हमने क्या बना दिया? .gif. ठीक है? और इसको इसी को कहते हैं स्प्राइट. इसको कैसे शो करते हैं जी? शो ऐसे करेंगे. देखो आप जी, देखो आप होम पे हमने एक होम का स्प्राइट लिया. ठीक है? और होम का हमने स्प्राइट लिया. होम का हमने स्प्राइट लिया. ये हमको कोई स्क्रीनशॉट अटेंडेंस की भेज देना लास्ट, बिकॉज समटाइम अभी अपने लोग इसमें है ना, पढ़ाने में भूल जाता है. तो अपने लोग जो हैं इधर स्प्राइट में देखिए, आपने एक विड्थ लिया होम का और एक नेक्स्ट विड्थ है, एक नेक्स्ट आपने ग्राफिक्स लिया. इसको आपने चेंज करना है एज अ स्प्राइट. तो कैसे चेंज कर सकते हैं? आपने एक स्टाइलिंग लिया, आपने एक इमेज लिया होम, फिर एक इमेज लिया नेक्स्ट, उसको सोर्स को डिफाइन किया कि भाई ये सोर्स कहाँ पे है, उसकी विड्थ डिफाइन की, उसकी हाइट डिफाइन की, ब्रेक लाइन में उसको डेफिनेशन दे दी. अब ये एक साथ फॉलो करेगा अपने सोर्स को. ठीक है? एक साथ ही फॉलो करेगा. ठीक है? एक साथ फॉलो करेगा. ये बात समझनी होगी यहाँ पे. अब एक साथ जब फॉलो कर रहा है तो इसका फायदा यही था कि वो बैंडविड्थ कम से कम लेगा, बस, और कुछ नहीं है. कैसे ये काम करता है देखो. ये जो कोड है वो ये डिफाइन करता है कि स्मॉल ट्रांसपेरेंट इमेज बिकॉज़ द सोर्स एट्रीब्यूट कैन नॉट बी एम्प्टी. एक जो इमेज है वो कह रहे हैं कि एक इमेज ट्रांसपेरेंट इमेज इसके पीछे है और उसका विड्थ इन्होंने डिफाइन किया है. वही जो हम समझ चुके हैं कि भाई इसका इन्होंने पहले विड्थ डिफाइन किया, एरिया डिफाइन किया. एरिया डिफाइन करने के बाद अब ये जो पूरा एरिया है, देखो जब आप कर रहे हो ना, तो जब इसको कवर अप कर रहे हो, जब इसको आप ले रहे हो तो एक एरिया ले रहे हो. तो ये पूरा एरिया अब एक ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट फिर से ये डिफाइन करेगा कि जी हमें पास करो, हमसे मिलो. ठीक है? ये पूरा एक एरिया है. एरिया जब भी रन करेगा तो पूरा एरिया ही रन करेगा. ये इमेज स्प्राइट का फर्क, अलग अलग नहीं रन करेगा. ये इमेज स्प्राइट का फर्क है. अब उनमें क्या कहा है कि भाई इमेज स्प्राइट में आप लिंक और होवर दोनों इफेक्ट्स पे काम कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव. इमेज स्प्राइट्स क्रिएट अ नेविगेशन लिस्ट. क्या करता है जी इमेज स्प्राइट? एक नेविगेशन की लिस्ट बनाता है कि आप किस हिसाब से मूव करना चाहते हैं. जैसे इस एग्जांपल को आप देखो. इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि आपने पोजीशन डिफाइन की रिलेटिव. किसका पोजीशन डिफाइन किया है? कि जो नेविगेशन लिस्ट है वो रिलेटिव है. फिर आपने एक डिफाइन किया लिस्ट और एक डिफाइन किया लिस्ट. लिस्ट में मार्जिन 0 रखा, पैडिंग 0 रखा, मार्जिन 0, पैडिंग 0, पोजीशन एब्सोल्यूट है.
ठीक है, टॉप पोजीशन भी 0 है, फिर होम डिफाइन किया, फिर प्रीवियस डिफाइन किया, फिर नेक्स्ट डिफाइन किया, ये प्रीवियस हो गया, ये नेक्स्ट हो गया, और आपने अपने कोड को कर दिया बंद। तो देखिए ये इतना जो है ये CSS का कोड है। क्या क्या डिफाइन किया आपने? आपने जी डिफाइन किया, आपने डिफाइन किया कि भाई पोजीशन रिलेटिव, आपने लिस्ट डिफाइन किया, लिस्ट में 3 इमेज रखे हैं, इमेज की पोजीशन दी है, इमेज के विड्थ को दिया है, और आप गौर करो कि इसकी विड्थ को 46 दी है, इसकी विड्थ को 43 दी है, ये थोड़ी सी छोटी लग रही है, ये 43 वाला, इसको समझना है तो थोड़ा ऑन 46 कर देते हैं, तो और कुछ नहीं। देखिए थोड़ी सी इमेज बड़ी बड़ी हो गई, अब इसके बराबर हो गई, पहले क्या था 43। तो यही है कि आप ये दोनों इमेज कर दिए, लेकिन जब ये जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये होम पे आ गई, क्यों? इमेज स्प्राइट्स की वजह से होम पे आ गई। ये इसका फायदा होता है इमेज स्प्राइट का। और जब आप आगे बढ़ाते हैं तो ये CSS पे आ गई, ठीक, ये होम पे ना आके ये CSS पे आ गई। जब आप प्रीवियस करते हैं तो CSS की इंट्रोडक्शन पे आ जा रही है, होम ये है इनका। तो यही फायदा है कि आप उसकी चीजों को डिफाइन कर सकते हैं भाई साहब अपने हिसाब से। और स्प्राइट क्या करती है कि बैंडविड्थ, मिनिमम बैंडविड्थ में काम करने की कोशिश करती है, ठीक है, मिनिमम बैंडविड्थ में काम करने की कोशिश करती है जी, कैसे बैंडविड्थ काम करेगी। तो ये समझने वाला पार्ट है थोड़ा, ठीक, कि मिनिमम बैंडविड्थ में काम करने के लिए हमने 2-3 इमेज को क्लब कर दिया, उसी को इमेज स्प्राइट कहते हैं। अब एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे कि भैया जो नेविगेशन लिस्ट बनाई गई है उसका रिलेटिव है, वो यहाँ पे डिफाइन किया गया, मार्जिन 0, पैडिंग 0। अब ये सब देखो, यही पढ़ने का फायदा होता है, टेक्स्ट पढ़ने का फायदा होता है प्रोग्रामिंग से पहले, कि जब आप पढ़ते हैं प्रोग्राम के एक्सप्लेनेशन को, जो आपको जब फ्यूचर में जॉब करेंगे तो प्रोग्राम के एक्सप्लेनेशन ऐसे पढ़ेंगे कि भाई मार्जिन ही है, पैडिंग है, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाता है कि जी ये काम करना है, समझ गया, ऐसा है। अब आपने यहाँ पे देखा जी होम का क्या बैकग्राउंड है, होम कैसे रखा है, इसमें स्पेस कैसे रखी, राइट लेफ्ट, अब आपको समझ में आ गया है। होवर इफेक्ट आप जानते हैं कि जब आप कि वो जब माउस ले जाएंगे तो वो अपना कलर चेंज करेगा, ठीक, यहाँ पे देखो अभी आप माउस ले रहे हैं तो कलर चेंज कर रहा है, इसी को होवर इफेक्ट कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, होवर इफेक्ट। यहाँ पे सेम प्रोग्राम है भाई, रिलेटिव कर रहे हैं, आपको एक होम बनाया गया, प्रीवियस कराया, होवर इफेक्ट में इन्होंने बैकग्राउंड कलर इसके इमेज में 0 माइनस 45 पिक्सल ट्रांसपेरेंट, -45 px का मतलब क्या है कि जो भी कलरिंग हो रही है वो ट्रांसपेरेंट कलरिंग हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर आ नहीं रही है कलर। यहाँ पे लिखा है -91 पिक्सल, -45 पिक्सल, तो जो भी चीजें हो रही हो क्या है, ट्रांसपेरेंट हो रही है। माइनस का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंटी, ट्रांसपेरेंसी, ओपेक और ट्रांसपेरेंसी में ही फर्क है ना, कि जैसे जैसे वो 0 to 1 की तरफ बढ़ेगा तो वो ओपेक होता जाएगा, ओपेक मतलब क्या है, उसमें पूरा कलर आ जाएगा। अभी इसको अगर समझना है तो बस आप कुछ मत करिए, इसका पॉजिटिव कर दीजिए, ठीक। अब देख रहे हैं उसको ऊपर कलर आ जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। आपने एक इमेज लिया, ओवर इमेज लिया, अब ये इसके ऊपर ही काम कर रहा है, ये उस साइड दिखा रहा है, जब ट्रांसपेरेंसी आपने हटाई तो माइनस हटाया तो उसकी तरफ काम कर रहा है, यही फायदा है, इमेज के ऊपर इमेज आप कर रहे हैं, बैकग्राउंड में जब इसको हटाओ, अब देखें उसके ऊपर ही काम कर रहा है, आच्छादित हो जा रहा है उसके ऊपर। ये होता है ओपेक और ट्रांसपेरेंसी। इसके पहले क्या था, जब माइनस किया तो ट्रांसपेरेंट था, अब ये क्या कर रहा है, उसको ओपेक कर रहा है, उसको छुपा दे रहा है। ये एग्जांपल ओपेक और ट्रांसपेरेंसी का भी है, ठीक है। तो यही है आपका इमेज स्प्राइट। एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स देख लेते हैं, एट्रीब्यूट सिलेक्टर क्या है। हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि भाई एट्रीब्यूट क्या होता है, क्या होता है एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट का सिलेक्टर एक स्पेसिफिक कमांड नहीं है, आप टारगेट, जब आप किसी सिलेक्टर को टारगेट करके डिफाइन करते हैं बस वही एट्रीब्यूट सिलेक्टर हो जाता है, कुछ नहीं।
यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक का फोकस करना पड़ेगा। स्टाइल खत्म कर, यहाँ पे इन्होंने स्टाइल खत्म नहीं किया है, इन्होंने स्टाइल टारगेट किया है, एक एंकर लिस्ट दिया है, उसमें एक टारगेट एरे डाला है, टारगेट एरे में बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया है, ठीक। अब ये वो टारगेट एलो की डेफिनेशन है, ठीक है। आपने एंकर टैग लिया, 3 हाइपरलिंक होना है, W3 School, Disney.com, विकिपीडिया, ठीक। W3 School, Disney.com, विकिपीडिया। अब ये जो टारगेट है ये येलो होना चाहिए, ये जो टारगेट लिखा गया, टारगेट की डेफिनेशन में आप क्या कर दिए जी, येलो। तो एट्रीब्यूट का सिलेक्शन कर रहे हैं ना आप, इसी एंकर टैग के 3 एट्रीब्यूट है, लेकिन 2 को आपने येलो कर दिया है टारगेट एलिमेंट को। तो ये जो टारगेट में आपने जो डेफिनेशन दी है इस एरे, और ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगी, तो ये इसको क्या कर दे रहा है, बैकग्राउंड को येलो कर देता है, बस ये से समझना है यहाँ पे। अब एड बाद में चीजें को शिफ्ट कर दें। तो एट्रीब्यूट सिलेक्टर ये होता है कि जब किसी एलिमेंट के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स में से किसी पार्टिकुलर एट्रीब्यूट पे कुछ वर्किंग करना चाहते हैं या सीएसएस लगाना चाहते हैं, तो वो हो जाता है आपका एट्रीब्यूट सिलेक्टर। अब यहाँ पे देखिए वही है, आप वैल्यू भी एट्रीब्यूट के वैल्यू डाल सकते हैं जी। अब जैसे यहाँ पे देखो, एक है एट्रीब्यूट नेगेशन, नॉट इक्वल टू फ्लावर, ठीक है। आपने टाइटल शुड नॉट बी इक्वल टू फ्लावर, टाइटल का नाम फ्लावर नहीं होना चाहिए। अब फ्लावर एक लिखो, यहाँ पे कहा गया है कि टाइटल जो है नॉट इक्वल टू फ्लावर होना चाहिए, तो क्या इस पे नहीं लगेगा, इस एट्रीब्यूट पे नहीं लगेगा। लेकिन ये जो 2 एट्रीब्यूट है, क्लेमेटिक्स और ट्री, इंडिकेशन का साइन है नॉट इक्वल टू फ्लावर, टाइटल शुड नॉट बी इक्वल टू फ्लावर। अब आप देखिए ध्यान से थोड़ा, climatics.jpg, ये कौन सा है, फ्लावर, ये कौन सा है, ट्री। आपने जहां ये कमांड लगाया वहां पे इसकी प्रोसेसिंग हो जा रही है खत्म। जो तीसरा इमेज आया उसमें आपका जो एट्रीब्यूट सिलेक्शन है वहीं पे होल्ड कर जा रहा है। यहाँ पे आपने टाइटल, यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया टाइटल तो चलेगा, जहां पे आपने टाइटल में फ्लावर सिलेक्ट किया तो इस प्रॉपर्टी की वजह से अगले में इसको राउंड ब्रैकेट नहीं मिल रहा। अब फ्लावर की जगह फ्लो करके देखते हैं क्या मैं हम लोग की अंडरस्टैंडिंग सही है या नहीं, ठीक। जब हमने फ्लो किया तो सिर्फ एक पे रिप्रेजेंट कर रहा है ये टाइटल। अब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ये जो डिफाइन कर रहा है कि जहां फ्लावर, टाइटल में जहां फ्लावर आएगा वहीं पे ये रिप्रेजेंटेशन हो पाएगी। उस समय की हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत थी। यहाँ पे क्या है कि ये जो साइन दे रहा है नेगेशन इक्वल टू नॉट इक्वल टू फ्लावर, फ्लावर नहीं होगा लेकिन फ्लावर की डेफिनेशन ये डिमांड कर रहा है। अब एक और काम करते हैं, हाँ, जब जब ये इक्वल टू नॉट इक्वल, टाइटल भी इक्वल टू और नॉट इक्वल टू फ्लावर होगा, अगर यहाँ पे पूरा फ्लावर होने की जरूरत नहीं है, मतलब फ्लावर होना चाहिए। जब फ्लावर होगा तो इसकी जो बाउंड्री है, एट्रीब्यूट की जो बाउंड्री है वो येलो हो जाएगी। अब तीनों जगह से हमने फ्लावर हटा देना है, तो हमको एक बात समझ में आती है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर फ्लावर होगा तो जो इमेज की बाउंड्री है वो येलो होगी, अगर फ्लावर नहीं होगा तो इमेज की बाउंड्री नहीं होगी। ये है एक, अगर एक कोई भी एक एलिमेंट नॉट इक्वल टू, मतलब एक एलिमेंट का, एलिमेंट के एट्रीब्यूट का कोई एक पार्ट फ्लावर होना ही चाहिए, समझे। ये करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। पहले हम उल्लू थे लेकिन उल्लू से हम लोग बच गए, हम लोग समझ गए कि क्या है, हम लोग क्या कर रहे थे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव कि एट्रीब्यूट के सिलेक्शन में वैल्यू कैसे कहते हैं, एक बार समझ में आ गई होगी।
यही है। अब फॉर्म्स को कैसे स्टाइल करते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्शन में, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी आप देख लीजिए कि भाई आपने इनपुट सिलेक्शन लिया टेक्स्ट टाइप, इनपुट सिलेक्शन लिया टेक्स्ट टाइप, उसकी डेफिनेशन दी और फिर आपने जी स्टाइलिंग कर दी और उस ब्लॉक डिस्प्ले कह रहा है या बैकग्राउंड का कलर जी येलो रखना है, जो भी इनपुट का, लेकिन जो भी टेक्स्ट टाइप है उसका बैकग्राउंड का कलर जी येलो रखना है, ठीक। लेकिन यहाँ जो बटन टाइप है, ये बटन टाइप है, वो जो है उसका सिंपल डिस्प्ले ब्लॉक्स रखना है, तो उसने डिस्प्ले बॉक्स रखा है। तो जब आपने फॉर्म डिफाइन किया तो नेम लिया, इनपुट, एक्शन लगाया, मेथड बराबर गेट। तो यहाँ पे गेट करने के लिए पीटर ने अपना नाम लिखा है, लास्ट नेम ग्रिफिन लिखा है, ठीक है, और उसमें वैल्यू क्या डाली है, पीटर, साइज क्या रखी है 20, इनपुट लिया है टेक्स्ट, नाम क्या रखा है नेम, फिर क्या रखा है नेम में लास्ट नेम, अच्छा लास्ट नेम लिखा था, लास्ट नेम में क्या जाएगा जी नेम, नेम में क्या है ग्रिफिन, साइज कितना है 20 पिक्सल। यहाँ पे बटन में क्या है एग्जाम्पल बटन, लेकिन सीएसएस के एप्लीकेशन के वजह से क्या हो गई, इन दो जो टेक्स्ट बटन है, जो इनपुट टेक्स्ट टाइप है, उसमें आपको डायरेक्ट डायरेक्ट क्या हो जा रहा है, सीएसएस की वजह से जो कलरिंग है वो बैकएंड में आ जा रही है। यही है आपका सीएसएस एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स फॉर योर नॉलेज, ठीक है।